जो मुश्तरका पॉइंट सबकी बातचीत से सामने आया वो ये था कि ये कहीं ना कहीं जाके बात फंसेगी, और फंसने से मुराद ये था कि एकदम सारे नहीं मानेंगे। और उसकी वजह यह है कि 45-47 साल की हॉस्टिलिटी है। 1979 के बाद ये पहली दफ़ा है कि ये दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि 24 घंटे या 21 घंटे की टॉक्स के बाद आप एकदम बाहर निकलें और कि बस चीज़ सब कुछ वो जो हमारे 47 साल के सारे मसले थे ना वो ख़त्म हो गए। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, जस्ट टू कंसिडर दिस, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे मसले को रिजॉल्व करने के लिए आपको वीक्स एंड वीक्स चाहिए होंगे, हफ्तों की बातचीत होगी, फिर के जाके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेगी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला यानी अपना हुर्मुज़ का मसला है, उसके बाद फिर आपके पास बैरूत और लबनान का इशू है, फिर आपके पास गज़ा का इशू है, फिर आपके पास मिडल ईस्ट के अंदर इनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनका इशू है, फिर न्यूक्लियर्स का इशू है, और बहुत सारे मसाइल हैं। अमेरिकन्स वो एक बड़ी पावर हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वो इस किस्म की कोई डील लें जिसके अंदर वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ ना बेच सकें। ईरानियंस वो क्यों चाहेंगे कि यार इतनी तबाही करवाने के बाद वो कोई अपनी ऐसी चीज़ लेके जाएं जो कि अपनी ऑडियंस उनको वो सेटिस्फाई ना कर सकें। JD वैंस ने आके ये नहीं कहा कि टॉक्स फेल हो गई हैं, ठीक है, उसने कहीं भी नहीं कहा कि फिर उसने कहा कि हम किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे, सो वी हैव नो एग्रीमेंट नाउ, और ये हमसे ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। किसी ने भी ये नहीं कहा दोनों साइड से कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह यह है कि सीज़ फायर के ख़त्म होने का मतलब यह है कि जंग दोबारा शुरू, बम्बार्डमेंट्स दोबारा शुरू। जब ये तमाम मुलाकातें चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान के कुछ दस्ते और पाकिस्तान की आर्मी के कुछ फ़िज़ाई इक्विपमेंट और जेट्स सऊदी अरब पहुँच गए। ज़ाहिर एग्रीमेंट है हमारा एक उनके साथ। उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को उन्होंने वो वाली बेस दी है जहाँ पे पाकिस्तान, जिसकी खबरें भी आ रही है, और उनकी वज़ारत दफ़ा ने खुद इसका ऐलान किया कि पाकिस्तान के दस्ते वहाँ पहुँच गए। वो बेस जो है वो बेसिकली अमेरिकन के पास थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अमेरिकन से वो बेस लेके पाकिस्तान को दे दी गई है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और ये वही बेस है जिसके ऊपर ईरानियों ने भी मिसाइल दागे थे। जो सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत उन सब ने की, उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो हैं वो खुद नहीं चाहते थे कि इजराइल टेबल पे बैठे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन थी, पाकिस्तान, क्योंकि इजराइल यहाँ नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना की तरह सर सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। सर, इस्लामाबाद पूरी दुनिया की इस टाइम नज़रों में है, और इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं पूरी दुनिया उन पर नज़रें जमाई बैठी है। बहुत सारे लोग तो जब तक यहाँ पर JD वैंस और जो ये सारा डेलीगेशन था ईरानी, जब तक यहाँ पर नहीं आया तो मुख्तलिफ़ ख़बरें और मुख्तलिफ़ प्रोपोगंडा मशीनें, जो लोग खुश नहीं थे इस टॉक से, वो अपने अपने मुल्कों में और इंटरनेशनल वो फैलाते रहे। लेकिन जब यहाँ पर JD वैंस पहुँच गए, ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद आ गया, उससे बाद उन्होंने एक ही रट लगाई हुई कि नाकाम हो जाएंगे, हो नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे। अब JD वैंस जब यहाँ से गए हैं तो वो इसको मज़ीद तूल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं होंगे। तो एक तो जो एक दिन डेढ़ दिन जितना दिन JD वैंस रहे हैं इस्लामाबाद में, क्या कुछ होता रहा? आप ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कन्वेंशन सेंटर है जो मीडिया के लिए ओवरऑल, आप वहाँ गए, इंटरनेशनल मीडिया से भी आपकी मुलाकातें हुई। क्या इस टाइम सिचुएशन है इस्लामाबाद टॉक्स की, और क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की, और ये जो मुज़ाकरात हैं क्या ख़त्म हो गए हैं जिस तरह बहुत से प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, या अभी चल रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात ये कि जैसे आपने मेंशन किया कि मैं भी उधर ही था कल, और पूरा दिन मेरा वहीं पे गुजरा, और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं या इवन हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और उसके अलावा ज़ाहिर है पूरी दुनिया से और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो वी वर इंटरेक्टिंग विद देम। जो 3-4 चीज़ें वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत के बाद अख़ज़ की, या जो मुश्तरका एक का जो पॉइंट्स है लोगों के, वो क्या थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला जो मुश्तरका पॉइंट था वो ये था कि ज़्यादातर हैवी लिफ्टिंग जो है इन नेगोशिएशंस की, वो इधर आने से पहले लोगों ने कर ली हुई है। यानी बहुत सारे ऐसे मामला जिनके ऊपर उनका आपस में कोई ना कोई तस्वीया होना था वो हो चुका है, और उस पर पाकिस्तान ने पहले ही मैसेजिंग करके तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ और चाइना के साथ मिलकर जो मैसेजिंग किया उसमें वो मसाइल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जब JD वैंस आ रहा था तो 5 चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पहले ही कहा कि जी कि ये अब इनको ऊपर हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सुनने में यह आया कि जी कोई तकरीबन 10 से 15 पॉइंट अमेरिकन की तरफ से, कोई 8 से 10 पॉइंट्स ईरानियंस की तरफ से थे। उसमें से मेजॉरिटी अगेन 80 to 90% मान लिए 1-2 मसाइल के ऊपर इनके कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। दूसरा जो मुश्तरका पॉइंट सबकी बातचीत से सामने आया वो ये था कि ये कहीं ना कहीं जाके बात फंसेगी, और फंसने से मुराद ये था कि एकदम सारे नहीं मानेंगे,
और उसकी वजह यह है कि 45-47 साल की हॉस्टिलिटी है। 1979 के बाद ये पहली दफ़ा है कि ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, और इनको टेबल पे बिठा के नेगोशिएट किया गया। पहले से पहले जितनी भी इनकी टॉक्स हुई वो इनडायरेक्ट टॉक्स हुई हैं। ये डायरेक्ट टॉक्स पहली दफ़ा इनको आमने सामने बिठा के हैंडशेक्स करा के इनसे बातचीत करवाई गई है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि 24 घंटे या 21 घंटे की टॉक्स के बाद आप एकदम बाहर निकलें और कि बातचीत सब कुछ हो, जो हमारे 47 साल के सारे मसले थे ना वो ख़त्म हो गए। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, जस्ट टू कंसिडर दिस, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे मसले को रिजॉल्व करने के लिए आपको वीक्स एंड वीक्स चाहिए होंगे, हफ्तों की बातचीत होगी, फिर कहीं जाके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेगी। तो यहाँ सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला यानी अपना हुर्मुज़ का मसला है, उसके बाद फिर आपके पास बैरूत और लबनान का इशू है, फिर आपके गज़ा का इशू है, फिर आपके पास मिडल ईस्ट के अंदर इनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनका इशू है, फिर न्यूक्लियर्स का इशू है और बहुत सारे मसाइल हैं और अपना अपना सेफ साइड मांग। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर अमेरिकन्स वो एक बड़ी पावर हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वो इस किस्म की कोई डील लें जिसके अंदर वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ ना बेच सकें। ईरानियंस वो क्यों चाहेंगे कि यार इतनी तबाही करवाने के बाद वो कोई अपनी ऐसी चीज़ लेके जाएं जो कि अपनी ऑडियंस उनको वो सेटिस्फाई ना कर सकें। तो जाहिर है ये होना था कि इब्तदाई मरहले के अंदर आप लोग बाहर आते और अब बाहर आके आप लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, आप हम लोग जो है वो अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। सो यही बात उन्होंने भी की है। उन्होंने ये देखें, ये एक तकनीकी मसला है। तकनीकी पॉइंट ये है कि JD वैंस ने आके ये नहीं कहा कि टॉक्स फेल हो गई हैं, ठीक है, उसने कहीं भी नहीं कहा कि फेल, उसने कहा कि हम किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे, सो वी हैव नो एग्रीमेंट नाउ, और ये हमसे ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। तो ये एक तरह का एक थ्रेटनिंग फेज होता है। फिर उसमें इफ्स एंड बट्स है कि हमारा अभी भी, जैसे वो एक होता है ना कि आप किसी से डील कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं ये ऑफर है यार लेनी है तो लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ किसी दुकान पे, तो फिर पीछे तो आवाज़ लगाता है। तो ये वो वाला निगोसिएशन है, इसमें विन विन लेकर आनी है। तो ये मुश्तरका पॉइंट्स थे जो कल हम उधर गए थे तो उधर ये बाती चीज़ें हो रही थी कि ये चीज़ें होंगी। तो इसहाक डार ने भी उससे बाद स्टेटमेंट अभी दी। उस मतलब ये नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये मसाइल चलते रहेंगे और इस पे आगे बातचीत अभी होगी। फिर JD वैंस तो चला गया, लेकिन कुशनर और विटकॉफ जो है, जो उसके साथ दोनों आए थे, वो मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान में, तो वो क्यों छोड़ के गए उनको। अच्छा, तीसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उधर हमारे सामने आया जब मैं उन सबसे बात कर रहा था कि JD वैंस को वैसे भी 24 घंटे के अंदर वापस जाना था। वो इधर 24 घंटे के लिए आया था, तो वो हो ही नहीं सकता था कि वो 24 घंटे से पहले कोई स्टेटमेंट दे के ना जाए। तो उसने ज़ाहिर किसी न किसी ऐसी जगह के ऊपर छोड़ के जाना था टेबल को जहाँ से वो बाकी जो उसके पीछे रहने वाले लोग हैं वो अच्छी बातचीत कोई कर सकें। तो अगर विटकॉफ और कुशनर इधर हैं तो जाहिर है हमारे ईरानियंस की तरफ से भी कुछ लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं, तो वो भी अब देखते हैं कि तकनीकी मराहिल को किस तरीके से वो डील करते हैं। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दे दी है आज सुबह, और उन्होंने भी ये कहा जी कि सीज़ फायर का एहतराम करते हुए हम इसको फर्दर करें, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, तो नज़र आता है कि टॉक्स फेल नहीं हुई, इनके अंदर एक टेम्परेरी पॉज है। आखिरी तकनीकी बात, टेक्निकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी ने भी ये नहीं कहा दोनों साइड से कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह यह है कि सीज़ फायर के ख़त्म होने का मतलब यह है कि जंग दोबारा शुरू, बम्बार्डमेंट्स दोबारा शुरू, ठीक है। सीज़ फायर का मतलब ये है, यानी इस बात का ऐलान ना करने का मतलब यह है कि अभी पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर कोई भी जंग नहीं होगी अनलेस कि कोई बिल्कुल ही फॉल आउट नहीं हो जाता। सो दीज टॉक्स वर नॉट द फॉल आउट ऑफ दैट, यानी ये कोई दीवार गिरनी गई, इमारत गिरनी गई, ये बल्कि उस इमारत जो कि वो पीस को खड़ा करना चाहते हैं उसकी ईंट है ये, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी उधर की सारी बातचीत थी जो मैंने कल वहाँ से गैदर की, और वही एक्सपेक्टेड भी था और वही सुबह हुआ भी। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, जब ये तमाम मुलाकातें चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान के कुछ दस्ते और पाकिस्तान की आर्मी के कुछ फ़िज़ाई इक्विपमेंट और जेट्स सऊदी अरब पहुँच गए, और उनके जो वज़ीर ख़जाना थे वो भी शायद यहाँ पर आए थे। तो क्या ज़रूरत पेश आई सऊदी अरब में अपने ये जो वज़ीर ख़जाना आए थे उनके साथ वज़ारत दफ़ा के भी कुछ लोग आए थे, और ज़ाहिर ये एक सिग्नलिंग थी 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक ये कि UAE के मसले के ऊपर पाकिस्तान जो थोड़ा सा परेशान था, ये एक सिग्नलिंग थी कि भैया आप परेशान न हो, हम देखेंगे इस मसले को। तो वो $5 अरब का हमें ख़बर मिली कि जी के कतर और सऊदी अरब मिल के पाकिस्तान को उसके अंदर आनत करेंगे। दूसरी ज़ाहिर एग्रीमेंट है हमारा एक उनके साथ, उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को उन्होंने वो वाली बेस दी है जहाँ पे पाकिस्तान, जिसकी खबरें भी आ रही है और उनकी वज़ारत दफ़ा ने ख़ुद इसका ऐलान किया कि पाकिस्तान के दस्ते वहाँ पहुँच गए। वो बेस जो है वो बेसिकली अमेरिकन के पास थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अमेरिकन से वो बेस लेके पाकिस्तान को दे दी गई है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और ये वही बेस है जिसके ऊपर ईरानियों ने भी मिसाइल दागे थे।
तो पाकिस्तानियों का वहाँ होने का मतलब ये है कि एक तो अमेरिकन गए, एंड नंबर 2 ईरान के पास अगर कल को अल्लाह ना करे बातचीत कामयाब नहीं होती तो सऊदी अरब पे वो हमला नहीं कर सकते। वो बाकी उनके पास अरब अब ये मौका भी नहीं है ना कि यहाँ पर अमेरिका आया बैठा है, अमेरिका के पास एयर बेस है, अब तो पाकिस्तान ही, अब तो उनको मसला भी नहीं होना चाहिए। तो वो बेस तो गई, ठीक है। तो अब सऊदी अरब वो किस प्रीमाइस पे वो करेंगे, अटैक करेंगे। तो अगर इस चीज़ को सामने रखा जाए तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक मूव थी राइट ड्यूरिंग द डिस्कशन जो हो रहा था। दूसरा, पाकिस्तान एक मिडिल पावर से उठ के प्रॉपरली अब एक अपर लेवल की जो पावर होती है उस पर चला गया है। मिडिल पावर होती है जो अपने उसमें न्यूक्लियर उसके बाद भी होते हैं और वो अपने उसमें डिफेंड कर रही होती है। फिर एक सुपर पावर होती है। अब सुपर पावर तो हम अपने आप को नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा थिएटर जो है ऑपरेशन का वो फैल गया। यानी पाकिस्तान से उठ के सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रहा, बल्कि बियॉन्ड अफगानिस्तान वो चला गया है मिडिल ईस्ट में। सो ये किसके पास है ताकत, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक स्पेक्ट्रम जो है वो उसका जो फैल गया है, उसका जो कैनवस फैल गया है, उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। तीसरा जो आपने पहले सवाल में कहा था, मैं भूल गया उसका जवाब देना, कि बहुत से लोग इस पर कह रहे थे कि टॉक्स फेल हो गई। कौन से बहुत से लोग? इंडिया। उनके आपने देखा ना कि टाइम्स नाउ के ऊपर वो अमेरिकन एम्बेसडर ने बैठ के कितनी की है। उसके बाद दूसरा कौन है? शहबाज गिल और वो क्या कहते हैं, हमनवा, इमरान रियाज वगैरह। तीसरे इजराइलीस, चौथे यूएई वाले। ये 4 लोग हैं। तो इन 4 का हमें क्या कोई कानों पे असर होना चाहिए? तो इसलिए किसी भी सूरत में आपको यूजुअल सस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए। मैं जब कल गया ना तो ये एक थोड़ी सी जज्बाती बात है, तो मैं किसी को कल अपने दोस्तों को कह रहा यार 52 इंच की छाती ना 92 इंच की हो गई थी क्योंकि पहले तो हमें देख रहा था कि पाकिस्तानी इतरा के चल रहे हैं अमंग द फॉरनर्स, और फॉरनर्स जो है वो कह रहे हैं यार वाह यार पाकिस्तानी का। एंड एवरी अदर फॉरनर जो उधर मुझे मिला उसने कहा यार मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान कुड पुल आउट दिस। ईरानियंस पाकिस्तानी को आपको पता कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि उनके अपने माइंडसेट है। दे वर इन ऑ, उन्होंने कहा वी डिड नॉट नो कि पाकिस्तान ऐसा है या इसकी इतनी पावर है, ठीक है। तो ये खैर कुव्वत, सतूत, ताकत, रोब, दबदबा, वकार, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला से दुआ भी ये मसलसल करनी चाहिए कि हमारे बड़ों को भी और हमारे मुल्क को, रियासत को भी इस के साथ मुस्तहकम करे, और इसमें हमारे अंदर तकब्बुर ना आए। दुश्मन के लिए आए तकब्बुर, लेकिन वैसे ना आए। तो इसमें ज़ाहिर है जिनको सबसे ज़्यादा इशू था वो क्यों था? 2 और टेक्निकल पॉइंट्स इसके अंदर हैं जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि वाई इस्लामाबाद। आज मैंने इस पर एक वो भी लिखी है, आर्टिकल भी लिखा, उसका नाम ही मैंने रखा है डिप्लोमेटिक ब्लैक साइट। ब्लैक साइट्स होती हैं जो बेसिकली यूज़ होती हैं इंटेरोगेशंस के लिए या उसके लिए ना कि वो गायब होती हैं, कुर्रायर्स पे आपको मिलती नहीं है। तो ये डिप्लोमेटिक ब्लैक साइट पाकिस्तान ने बना दी थी। यहाँ पर इजराइल का एक्सेस ही नहीं था, ठीक है। और ये वो टेक्निकल पॉइंट था जो सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत उन सब ने की, उन्होंने कहा, और इवन कुछ और फॉरेन जर्नलिस्ट ने भी, उन्होंने कहा जी कि वी अंडरस्टैंड कि अमेरिकन जो हैं वो खुद नहीं चाहते थे कि इजराइल टेबल पे बैठे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन थी पाकिस्तान, क्योंकि इजराइल यहाँ नहीं आ सकता। बाकी किसी भी मुल्क में वो जाएंगे तो इजराइल या तो वहाँ खुद आ जाएगा या वहाँ बम मार देगा, ठीक है, जहाँ पे भी ईरानियंस हो गए। और दूसरा यही कि वो यहाँ बम नहीं मार सकता। तो ये दोनों टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाते थे इन नेगोशिएशंस के लिए, और इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, ठीक है। और फिर ज़रा मुस्लिम उम्मा, वो भी एक फैक्टर था। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री कोई भी इस काबिल नहीं थी, इवन तुर्की इस काबिल नहीं था कि वो डायरेक्टली इन टॉक्स को होल्ड कर सकता। कतर वतर ये तो बिल्कुल, कतर में तो उन्होंने मार भी दिया था, ठीक है। तो कहीं भी ये चीज़ सेफ नहीं थी सिवाय पाकिस्तान के। तो इस वजह से भी ये टॉक्स जो यहाँ पे हुई हैं। तो बोलने वाले बोलते रहे, उनके बोलने से क्या पाकिस्तान को, बल्कि इंडिया को, जो इंडिया वाले बोल रहे हैं उन्होंने तो अपना ट्रस्ट डेफिसिट खुद क्रिएट किया है जब उन्होंने उस शिप को महफूज करने के वजह उसको जाने दिया और वो तबाह हो गई, और उसके अंदर 100 से ऊपर बंदा ईरानी जो है वो बेचारा शहीद हो गया। तो आप रोक लेते ना उनको, महफूज करते। आपके पास मेहमान थे, हमारे पास मेहमान आए हैं, हम उनकी हिफाजत के भी जिम्मेदार हैं, उनको वापस पहुंचाने के भी हम ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, फिर पाकिस्तान ने एयर स्पेस को पूरा कंट्रोल रखा जब तक यहाँ पर अमेरिकन और कल खबर निकली थी और वो ज़्यादा चली नहीं है। नॉटम इशू किया पाकिस्तान ने, नॉटम होता है NOTM, जो कि जब आपने मिसाइल टेस्ट करना हो ना, और पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर मिसाइल टेस्ट किए। तो ये भी एक मैसेज था कि हमला हो जाता फिर
जो आ भी जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, इंडियन वज़ीर ख़ारजा यूएई के साथ हमारे बहुत बुरे ताल्लुकात तो नहीं थे। यूएई के अक्सर जो वहाँ के वली अहद या जो उनके वो हैं बड़े, वो ये पाकिस्तान आते रहते हैं, अक्सर शिकार करने वो नॉर्मली आते रहते हैं पाकिस्तान में, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन फिर क्या हुआ अचानक, अब जब पाकिस्तान में टॉक्स हो रही हैं, तमाम चीज़ें, पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, लेकिन यूएई, इंडिया के जो जयशंकर साहब हैं वो यूएई पहुंचे हुए हैं, और पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ निभाया है और उसको लेकर शायद यूएई ज़्यादा खफा हो गया। अच्छा, ये तो अब यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। हाँ। और अभी भी हैं। तकरीबन 1.9 मिलियन लोग पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद है। सेकंड बिगेस्ट डायस्पोरा है पाकिस्तान का। और यूएई की तामीर और तरक्की के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया है। हमारा ब्लड एंड स्वेट उसके अंदर शामिल है। लेकिन उसके बावजूद हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो शायद उनका इंटरेस्ट इस वक्त इस चीज़ में है कि जो उन्होंने अब्राहम रिकॉर्ड जो साइन कर लिया और इजराइल के साथ जो उनकी इस वक्त अच्छी दोस्ती चल रही है, शायद उस मामले को लेके वो नया अरब लीडर के तौर पे अरब दुनिया का भी और फिर मुसलमान दुनिया का भी उभर के सामने आना चाहते हैं। और उनके ऊपर चूँकि एक बहुत बड़ा ये भी लगता था कि यार ये तो सिर्फ और सिर्फ इकनॉमिकली प्रॉस्पर है, इनकी क्या डिफेंस की भी कोई नहीं है, स्ट्रैटेजी भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनको तो कोई भी किसी भी जाके हिट कर सकता है। और वही हुआ, हमने देखा भी। तो ज़ाहिर है यूएई को ये भी एक है कि यार मैंने अपनी एक पावर प्रोजेक्शन भी करनी है। तो उसमें ज़ाहिर है वो सऊदी अरब के साथ पहले खड़ा था, लेकिन अभी वो सऊदी अरब के मफादात के ख़िलाफ़ उसने बहुत सारी जगहों पे काम किया है। और सेम गोस फॉर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने खुल के तो कोई बात नहीं की, लेकिन कुछ ऐसी मैसेजिंग है जो कि उनकी तरफ से हुई है। और अनफॉर्चुनेट है कि जैसे वो पैसे वापस करने वाली बात सामने आई। अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद किया। मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि पाकिस्तान ने खुद किया है। पाकिस्तान के वैसे तो कैपेसिटी थी और रोल ओवर बार बार करने से पाकिस्तान को ही मसाइल आते थे। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है यार, पैसे हैं इस वक्त $22 अरब का एक हमारे पास एक रिजर्व मौजूद है, तो हम दे देते हैं। लेकिन ये जो $5 अरब वाली कहानी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर मौजूद था। ठीक है। दूसरा, उन्होंने बहरहाल कुछ र्यूमर्स भी हैं कि शायद पाकिस्तान को वहाँ पे तंग कर रहे हैं विदन, तो ये खैर गलत र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे अमजद ताहा है, एक दो और लोग हैं, वो इंडिया और इसराइल के बड़े हामी हैं। साफ नज़र आते हैं, बात लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को मीडिएटर नहीं होना चाहिए, इंडिया को मीडिएटर होना चाहिए। तो मतलब यानी वो नज़र आता है ना कि आप किसके एजेंडा पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस पर हमें फोकस ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, इंडिया, लेकिन जयशंकर का वहाँ होना ये खतरे की घंटी है और ये एक डेस्परेट मूव है विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान एंड स्पेशली रिगार्ड्स टू बलूचिस्तान एंड ग्वादर। आज जीवनी के ऊपर अटैक हुआ है हमारे, ठीक है, कोस्ट गार्ड पे। तो दिस शोज़ के मैसेजिंग जो है वो कहाँ से हो रही है। तो इस वजह से इस चीज़ को जब हम सामने रखते हैं तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है और साथ पॉलिटिकल जो एलीट है वो इसको बड़े गौर से देख रही होगी कि कौन किस वक्त क्या मैसेजिंग कर रहा है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह फिर उसने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा सर, इंडिया को क्यों लगता है कि वो टॉक्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो हम इंडियन करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा? क्या वजह है? वो क्यों समझते हैं कि वो करवा सकते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं करवा सकता? 2001 के बाद, 9/11 के बाद इंडिया के पास एक मौका आया और उसमें उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी और उस डॉक्ट्रिन का नाम था आइसोलेट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर अकेला कर देना, तनहा कर देना। उसकी दो वजूहत थी। इंडिया हमसे 3 गुना या 4 गुना बड़ा मुल्क है, ठीक है, उसकी आबादी भी हमसे 3-4 गुना ज़्यादा है, फिर उसकी इकॉनमी भी हमसे बहुत बेहतर है। तो उनके जहन में एक खुमार भी है और एक खुन्नस भी है। खुन्नस ये है कि ज़ाहिर पाकिस्तान वो एक खुन्नस है। खुमार ये आ गया कि यार हम चूँकि बहुत बड़े हैं और इस वक्त हमारे पास मौका आ गया, पाकिस्तान इस वक्त 9/11 के बाद प्रेशर में चला गया, तो पाकिस्तान को आइसोलेट भी करते हैं और अपने आप को पाकिस्तान से डी-हाइफिनेट करते हैं। डी-हाइफिनेट का मतलब, पहले आप ये अल्फाज यूज़ होते थे ना, पाक भारत ताल्लुकात, ठीक है, इंडो पाक, पाक भारत, ये हाइफिनेशन है, यानी इंडिया के साथ हमेशा पाकिस्तान का नाम आएगा। तो इंडिया चाहता था कि नहीं, उसके साथ हमेशा चाइना का नाम है, यानी मेरा मुकाबला चाइना के साथ तो है, मेरे साथ ये पाकिस्तान का क्यों नाम लेते हैं आप। ये वो जो चीज़ थी, ये उस पर उन्होंने बाकायदा पॉलिसी बना के पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो पॉलिसी बनी, उन्होंने कहा जी हमारा तो इनसे कोई मुकाबला ही नहीं है, ना हमारी इकॉनमी इनके बराबर है, ना आबादी इनके बराबर है, ना इन्फ्लुएंस इनके बराबर है, ना रकबा इनके बराबर है, ना फ़ौज इनके बराबर है, ना टेक्नोलॉजी इनके बराबर है, हम तो सारी चीज़ों में सुपीरियर हैं। तो हम क्यों पाकिस्तान के साथ इक्वेट करते हैं, या दुनिया क्यों इक्वेट करती है, दुनिया को हमें चाइना के साथ इक्वेट करना चाहिए। और ये वो इशू था जो मुसलसल घोल घोल के इनके एम्बेसडर्स ने, इनके जर्नल्स ने, इनके एकेडमिक्स ने इनको पिलाया पिछले, ये चूँकि हम लोग तो इस को जिया है ना पिछले 25-26 साल,
तो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वेरी यंग, और हम लोग ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे थे, पाकिस्तान के अंदर बम धमाके, पाकिस्तान को आइसोलेट होना, आजकल की जनरेशन ने उसने नहीं देखा। और फिर इंडिया का राइज उन दिनों में, ठीक है, तो पाकिस्तान को हब ऑफ टेररिज्म करार देना, पाकिस्तान की बहुत सारी जमातों के ऊपर पाबंदी लगवाना, एक के बाद एक मामला हम लोग देख रहे थे। और उस दौर में इंडिया का राइज हो रहा था। अब अचानक जब आपको कोई पूछ ना रहा हो, 20-25 साल आपको ये घोल के पिलाया गया हो पूरी कौम को कि यार आपके तो बराबर कोई है ही नहीं इस पूरे खत्ते में, सिवाय चाइना के, आपका अगर कोई मुकाबला है तो वो चाइना से है या फिर आगे अमेरिका से है, ठीक है, और अचानक आपको हर मामले के अंदर पीछे छोड़ दिया जाए, कोई आपको पूछ ना रहा हो, कोई आपको कह रहा हो, घर का एक होता है ना, कोई खानदान का एक फर्द होता है जिसको पहले बड़ा चढ़ाया जाता है, बड़ा, या वो खुद ही उसके घर वाले कहते थे यार तेरे जैसा पूरे खानदान में कोई है नहीं, और जब बड़े खानदान में जाता है तो कोई उसको मुंह नहीं लगाता, तो उसको क्या होता है, वही होता है। लेकिन इसको पाकिस्तान ने बनाया भी ना 2025 में, जो इन्होंने गलती की, तो बेसिकली जो इन्होंने अपने आप को, मुझे याद है, मैं आज आपको वीडियो पे बताता हूँ, मैं एक कोर्स कर रहा था, वहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर आए, ये बहुत पुरानी बात है, यानी ये मैं कहता हूँ कि बहुत, ये आज से कोई 15-16 साल पहले की बात है, ठीक है, तो उधर इंडिया के एम्बेसडर आए और उन्होंने आके अपना एक वो दिया, लेक्चर दिया, और उसमें भी उस ज़माने में भी वो ये कहते हैं कि हम तो चाइना और ये और वो, आप तो मतलब आपके साथ हमारा कोई मसला नहीं है। तो हम सबको बड़ा गुस्सा चढ़ा था, ज़ाहिर है, हम सारे उनका कोर्स में सुन रहे थे, वी वर ऑल पाकिस्तानीज़। तो हमारे साथ एक उस वक्त एक सर्विंग जनरल साहब थे, वो भी बैठे हुए थे कोर्स में, हमारी क्लास में थे वो, तो वो उस वक्त एक बड़ी मखसूस पोजीशन पे थे, वो मैं ज़रा टीवी पे इस पे नहीं बता सकता वीडियो पे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, अब हम चूँकि वो एम्बेसडर था तो हम उससे बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते थे तो, कि अब वो मीडिया होता है ना तो बंदा उठ के सुना देता है। तो वो जनरल साहब ने कहा कि देखें इज़ एक्सीलेंसी, मैं आपकी बात पे यकीन करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मेरी जो पोजीशन है, यानी मेरी जो अपॉइंटमेंट है, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे इंडिया की जो मिलिट्री फॉर्मेशन है उसकी इंटेलिजेंस गैदर करनी होती है, जिस तरह आप लोग भी करते हैं, हमारी हम आपकी करते हैं। तो मेरे पास आज की इंटेलिजेंस मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उन्होंने फिर बताया कि आपके कितने जहाज़ हैं और उनमें से 80% अभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिप्लॉयड हैं, आपके कितने टैंक्स हैं वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिप्लॉयड हैं, आपकी कितनी फॉर्मेशन आर्टिलरी की है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिप्लॉयड है। उन्होंने कहा आपकी मिलिट्री फॉर्मेशन 80% पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिप्लॉयड है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है? तो आपके दिल और दिमाग के अंदर पाकिस्तान बसता है, आप उसे हट नहीं सकते। और स्टिल 16 साल बाद भी उनकी पूरी मिलिट्री फॉर्मेशन आज भी किसके ख़िलाफ़ है? पाकिस्तान के खिलाफ। तो 80% उनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो ये साबित करता है कि उनके जो जहन में, वो जितना अपने आप को कह लेंगे ना कि हम बाहर उठ के जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितना मीडिया है, अर्नब गोस्वामी, ये वो जिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो किसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं? पाकिस्तान। दे डू नॉट टॉक अबाउट एनी अदर कंट्री। उनके हवास पे पाकिस्तान शामिल है। तो जब वो पाकिस्तान उठ के सारी चीज़ें कर रहा होगा तो उनको क्या परेशानी नहीं होगी? तो इसलिए वो शोर मचा। अच्छा, चाइना और इस टॉक्स में बहुत सारे लोग कह रहे हैं चाइना का भी किरदार है, जिस तरह सऊदीया का भी है, चाइना का भी है, और रूस इसको कैसे देख रहे होंगे? ये जो पावर्स हैं ये कैसे देख रहे होंगे? डेफिनेटली वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन ज़्यादा विजिबली इसलिए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वो फिर पार्टी बन जाते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अमेरिकन उनको एज अ पार्टी देखते हैं। तो अमेरिकन की ऑलरेडी एक पार्टी मौजूद है, ईरानियन के पीछे अब चाइनीज़ हैं, उसके पीछे रशियंस हैं, उसके पीछे कोई और कुव्वतें हैं। वो अमेरिका का मसला नहीं है। जैसे अमेरिका के साथ अगर इजराइल है और बाकी से, तो वो ईरान का मसला नहीं है, हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि जो मेन दो पार्टीज उनको सामने बिठा दे। पीछे कौन कौन किस किस जगह के ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है वो एक अलग बात है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जैसे ईरान, और अगर ईरान जैसे एडवर्सरी को उठा के पाकिस्तान ब्रिज कर सकता है यूएस के साथ, तो चाइना तो कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। चाइना के साथ तो अमेरिका की बहुत बड़ी तिजारत है ऑलरेडी, बावजूद बहुत ज़्यादा मुखासमत होने के। ठीक है, तो इस चीज़ को जब आप सामने रखते हैं तो क्या नज़र आता है कि चाइनीज़ अगर इन्वॉल्व भी हैं और उनका अगर किरदार भी है, तो वो इस हद तक है कि वो पाकिस्तान को उन्होंने पूरी सपोर्ट दी है। पाकिस्तान ने कल बल्कि एक शरारत भी की है कि जो जेडी वैंस जब आया तो उसके साथ जो जहाज़ आ रहे थे हमारे, उसके साथ जो उन्होंने मिसाइल लगे वो वही वाले थे जो कि उन्होंने इंडिया को मारने के लिए अच्छा, वो तो चाइनीज़ मिसाइल के साए के अंदर, चाइनीज़ मिसाइल के साए के अंदर जेडी वैंस को जो है उन्होंने लैंड करवाया। तो ये एक मैसेजिंग थी कि भाई हम आपके साथ भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आप पे डिपेंडेंट नहीं है, हम
उनके साथ भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे कि जेडी वैंस के यहाँ आने से पहले तय हो गए थे, ईरानी डेलीगेशन से आने से पहले तय हो गए थे। चंद एक जो पॉइंट्स थे जो यहाँ पर आकर ओके होने थे और वो प्रॉपर चीज़ें होनी थी, कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आप समझते हैं कि जेडी वैंस चले गए? 3 बड़े पॉइंट्स हैं जो रहते हैं, बल्कि 2 बड़े पॉइंट्स हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर्स, इसी पे जेडी वैंस ने बात भी की है, और नंबर 2 उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये 2 बड़े पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर उनका सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि भैया आप इस वक्त इसको रिजॉल्व करें। तो ईरानी क्या कहते हैं? ईरानियंस हॉर्मुज़ के ऊपर कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाने को तैयार हैं। न्यूक्लियर्स पे ज़ाहिर उनका एक मामला है, तो वो भी हो जाएगा मेरा, क्योंकि इससे पहले JCPOA हो चुका हुआ है इनका एक दफ़ा, ठीक है। तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसको वो नहीं कर सकते। मैंने जैसे पहले कहा कि ये 47 साल की एक मुखासमत है। देखिए आज जो काबिलाफ ने भी जो दिया है ना बयान, वो बड़ा अच्छा है। उसने कहा जी देखें, हम गुडविल के साथ आए थे और हमें पता था कि जो हमारा और अमेरिकन का मिसट्रस्ट है आपस में, वो एकदम ख़त्म नहीं होगा, ये टाइम लेगा। तो अब अमेरिकन को भी पता है कि हम कहाँ कहाँ पे उन पर ट्रस्ट नहीं करते, और उनको भी पता है, हमें भी पता है कि हम कहाँ नहीं करते। तो अब इसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो दिस शोज़ कि वो जो पाकिस्तान करना चाहता था ब्रिज, वो पाकिस्तान ने कर दिया। अब इस ब्रिज को आगे कितना मजबूत करना है, इसको कितना बेहतर करना है, ये तो अब ईरान और अमेरिका के ऊपर है। बिल्कुल। तो एक रास्ता जो देना था, जो पुल बनाना था, वो पाकिस्तान ने बना दिया है। अब अभी भी वो जिस तरह बिटकॉफ और कृष्णर की बात करें, वो इधर ही है। तो इसका मतलब है कि अभी बातचीत हो रही है, चीज़ें चल रही हैं ये। और दूसरा, ये सीज फायर का अभी इब्तदाई मरहला है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि सीज फायर ओवर नहीं हुआ। सीज फायर ओवर हो गया, किसी ने ऐलान कर दिया, यानी अमेरिकन ऐलान कर दिया भाई ओवर, अब हम बम्बारमेंट करेंगे। हाँ, तो फिर मसला है। तो अभी तो किसी ने नहीं कहा ना, खुद पाकिस्तानी ने भी कह दिया कि भाई सीज फायर को एक्सटेंड करके इसको। और ये तो हो भी सकता है ना कि अमेरिका बेहतर डील लेने के लिए जेडी वैंस चला गया हो, एक उन्होंने उनको। ये ईरानी भी यही कर रहे हैं, मैंने पहले कहा ईरानी भी यही करेंगे और अमेरिकन भी यही करेंगे। भाई ईरानीज ने इतना अपनी तबाही करवा ली है और उनकी कौम उठ के कह दे कि यार तुमने तो 20 घंटे में सब कुछ मान लिया। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। ये सेम गोस फॉर अमेरिकन्स। वो कहेंगे यार तुम इतनी बड़ी ताकत हो के सब कुछ मान के आ गए हो। तो दोनों के लिए ये इतना, आप अंदाजा करें ना कि मैं और आप इंडिया के साथ हमारा सीज फायर हुआ था जब, ठीक है, तो कितने लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, अपनी PTI वालों ने किया था कि नहीं, क्यों सीज फायर कर लिया। हालांकि वो अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी थी तो वो चीज़ दब गई। लेकिन अगर कहीं इक्वल टर्म्स पे भी हम सीज फायर करते तो कितनी बड़ी हमारी सुखी होती। हाँ, जीने नहीं देना था। उनका भी यही मसला बेचारों का, तो सेविंग चाहिए ना बेसिकली दोनों कंट्रीज को। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के अभी टॉक्स चल रहे हैं जो इस्लामाबाद में, वो आज भी हैं और अभी मज़ीद भी चलेंगे। अभी सिर्फ एक डेलीगेशन जो अमेरिका का बड़ा डेलीगेशन है, उसमें से सिर्फ एक उनका वाइस प्रेसिडेंट गया है। पीछे जो मज़ीद जो उनकी टेक्निकल टीम के साथ मज़ीद जो लोग हैं वो अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसी तरह ईरानी डेलीगेशन में भी बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान में मौजूद है और अभी टॉक्स चल रही हैं और ये भी मज़ीद भी चलेंगी। जिस तरह सर ने भी कहा कि ये एक कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये इधर ही कंप्लीट हो जाएंगी और ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। और इसमें जो भी चीज़ें मज़ीद भी आएंगी वो भी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।